लेकिन जो मॉडर्न हिस्ट्री टॉपिक है उसके लिए हमें एंशिएंट इंडिया और मिडाव इंडिया की भी जानकारी होनी चाहिए। बेसिकली जो हमारी इंडियन हिस्ट्री है, जब उसको पढ़ते हैं तो वो एक फ्लो में है, एंशिएंट से लेके मॉडर्न हिस्ट्री तक पूरा एक फ्लो है। और कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कंटिन्यू है। जैसे मॉडर्न हिस्ट्री देखते हैं कि सोशल रिफॉर्म मूवमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर मूवमेंट, एजुकेशन, वुमेन एजुकेशन लेकर मूवमेंट। तो ये जो सोशल रिफॉर्म मूवमेंट है, इनका जो बैकग्राउंड जुड़ता है वो एंशिएंट इंडिया जुड़ता है। हम देखते हैं कि पहली बार महिलाओं की जो स्थिति में गिरावट आई, वुमेन्स की जो राइट्स थे वो कमज़ोर किए गए, वो एंशिएंट इंडिया से हम उसके बीच देखते हैं। इसलिए जब मैं मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ता हूँ तो मैं हमेशा मिडाइवल और एंशिएंट हिस्ट्री के लिंक को जोड़ने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि बिना उसको समझे आप मॉडर्न हिस्ट्री समझ सकते हैं। बैकग्राउंड देख पूरा ये जब पिछले कुछ सालों से यूपीएससी के एग्जाम के अकॉर्डिंग देखें तो हम देख रहे हैं कि ना सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री बल्कि मिडाइवल और एंशिएंट हिस्ट्री से क्वेश्चंस के नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ गए हैं और क्वेश्चंस की जो डेप्थ है, क्वेश्चन पूछने का तरीका है, वो बदल गया है। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने आज से ये ऑनलाइन एक मॉडर्न हिस्ट्री का टॉपिक स्टार्ट किया है और मैंने कोशिश करी है कि मॉडर्न हिस्ट्री जो मैं पढ़ाऊँ तो एंशिएंट और मिडाइवल का भी थोड़ा रेफरेंस लेंगे। मॉडर्न हिस्ट्री लेने के पीछे कारण क्या है, मैं एक मिनट आपको बता देता हूँ। कारण भी क्या है कि मॉडर्न हिस्ट्री में इसलिए पहले लेना हूँ कि मॉडर्न हिस्ट्री से आपकी इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी, इंडियन सोसाइटी और इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस के जो टॉपिक हैं वो मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ने के बाद स्वतः ही आसानी से आप समझ सकते हैं। तो इसलिए मैंने मॉडर्न हिस्ट्री पहले लिया है ताकि ये सारे टॉपिक में आप इजीली अपनी पकड़ ना सकें। लेकिन जहाँ जहाँ जरूरत लगेगा मुझे मॉडर्न में, वहाँ मैं एंशिएंट और मिडाइवल के टॉपिक को भी लिंक करूँगा। एक तो ये मॉडर्न हिस्ट्री लेने पीछे कारण है, मॉडर्न हिस्ट्री को हम इस तरह से लेंगे। अब यदि हम मॉडर्न हिस्ट्री को हम लें तो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल जो हम बोलते हैं, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन, वहाँ से हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ सिलेबस स्टार्ट्स होते हैं। लेकिन ये जो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल है बेसिकली हम डिवाइड करते हैं 1885 से 1947 के बीच में। लेकिन जो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल है, ये तीन टर्म है, ये तीन टर्म का जो बैकग्राउंड है वो बीते 100-150 साल के इतिहास में छुपा हुआ है। तो यदि आप इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल को समझने की कोशिश करते हैं 1885 से बीच में, तो उससे पहले का जो ट्रांजिशन का फेस है, संक्रमण का दौर है, जहाँ पे मिडाइवल इंडिया से हम मॉडर्न इंडिया में एंट्री करते हैं, वो समझना बहुत जरूरी है। हालांकि टॉपिक अर्ली मॉडर्न हिस्ट्री में आता है और इसको हम लोग मिडाइवल के लेटर हाफ में लेते हैं, लास्ट टॉपिक में लेते हैं। लेकिन क्योंकि हम लोग इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल आज ले रहे हैं एक्सक्लूसिव, तो मैं इस टॉपिक को वहाँ से लिंक करने की कोशिश करूँगा। इसलिए छोटी सी कहानी सुनाता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि हम इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में कैसे एंट्री कर रहे हैं। और इस टॉपिक का आज केवल इंट्रोडक्शन क्लास है, तो मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट 20 मिनट के अंदर आपको पूरा इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री का एक शॉर्ट रिवीजन दे दूँ और एक इंट्रोडक्शन दूँ, ताकि हम कल से जब टॉपिक के डेप्थ में जाएंगे तो आपको दिक्कत ना आए। कहानी की शुरुआत होती है 18th सेंचुरी की शुरुआत के साथ। साल 1700, नई सदी की शुरुआत। और ये नई सदी की शुरुआत भारतीय इतिहास में निर्णायक दौर की शुरुआत है। यदि आपको थोड़ा सा भी मिडाइवल इंडिया का आइडिया होगा तो आपको पता होगा कि इसी समय मुगल एम्पायर अपने डिक्लाइन की शुरुआत कर जाता है। ये
औरंगजेब के अंतिम समय का साम्राज्य है मुगल। औरंगजेब दक्षिण भारत में फंसा हुआ है, साउथ इंडिया में, और साउथ इंडिया की प्रॉब्लम्स ने औरंगजेब को इतना मुश्किल डाल दिया कि मुगल एम्पायर डिक्लाइन तक बढ़ गया और उसको और गंभीर कर दिया औरंगजेब के बाद आने वाले वीक सक्सेसर्स, कमजोर सक्सेसर्स। और जब भी किसी साम्राज्य में कमजोर शासक होता है तो ये सबसे फेवरेबल कंडीशन होती है साम्राज्य के डिक्लाइन की, क्योंकि आपका प्रांत का या आपका जो अमीर है, प्रांत का जो राज्यपाल और अमीर है, प्रोविंशियल गवर्नेंस के जो गवर्नर हैं, उनके लिए सबसे आइडियल कंडीशन होती है एक इंडिपेंडेंट किंगडम के अपने एम्बिशन को पूरा करने की। एक कहावत है कि नौकर जब तक नौकर रहता है मालिक मालिक रहता है, अर्थात मालिक की योग्यता उसके मालिक बने रहने के लिए अवश्यंभावी दशा है, और मुगल इससे अपवाद नहीं है। औरंगजेब के बाद आने वाली कमजोर पीढ़ियां महत्वाकांक्षी प्रांतीय राज्यपाल, प्रोविंशियल गवर्नर एम्बिशियस जो हैं, उनके भी फेवरेट हैं। वो अपने अपने इंडिपेंडेंट सेपरेट स्टेट और किंगडम के लिए अब कोशिश करना शुरू करेंगे। इसी के साथ एक और तीसरा यहां से ट्रेंड निकल के आता है सदी के साथ। कुछ ऐसी रियासतें थी जो कभी भी मुगलों के अधीन नहीं आए, वो प्रोविंशियल नहीं थे, वो सक्सेस स्टेट्स नहीं थे, वो कभी उनके अंदर नहीं थे, वो ऑलवेज एक इंडिपेंडेंट एंटिटी के रूप में मौजूद थे और रिबेलियस स्टेट के रूप में मुगलों को चुनौती दे रहे थे, जैसे जाट, सिख। और उनके लिए भी अनुकूल दशा थी को एक इंडिपेंडेंट एम्पायर के लिए अब कोशिश करें। इस प्रकार साल 1718 सेंचुरी शुरुआत, एक हो तो मुगलों के डिक्लाइन, दूसरी तरफ राइजिंग ऑफ रीजनल पावर्स दैट इज सक्सेसर स्टेट्स, और नेक्स्ट वन इंडिपेंडेंट स्टेट्स के रूप में निकल के आती है। और तीसरा जो पैटर्न है इस काल में वो है विदेशी कंपनियां, यूरोपियन कंपनीज जो भारत में आ चुकी हैं, जो साल 1498 वास्को डी गामा के आने के साथ ही इंडिया में आना शुरू हो गई थी। पुर्तगाली, फिर ब्रिटिश, डच, फ्रेंच आदि कंपनी इंडिया में आ चुकी थी। लेकिन 18वीं सेंचुरी के शुरुआत तक इंडिया में केवल 2 ही फॉरेन कंपनी ऐसी थी जो अपना अस्तित्व बनाई हुई थी, बाकी लगभग सब सिमट चुकी थी, पुर्तगाल वापस पड़ गया। जिसमें एक थी फ्रेंच कंपनी, और ये फ्रेंच कंपनी जो थी गवर्नमेंट की कंपनी थी, प्राइवेट कंपनी नहीं थी। और दूसरी तरफ थी EIC, ईस्ट इंडिया कंपनी, इंग्लैंड की एक व्यापारिक कंपनी, जिसको भारत में कुछ समय के लिए चार्टर दिया था, फिर धीमे धीमे इसने अपने चार्टर को, अपने लाइसेंस को आगे बढ़ा दिया। साल 1700 की शुरुआत में 3 चीजें निकल के आ रही थी। एक और तो मुगल एम्पायर डिक्लाइन की तरफ था, एक बड़ा वैक्यूम क्रिएट हुआ था, और उस वैक्यूम को फिल करने के लिए राइज ऑफ रीजनल पावर्स की स्थिति बन के आई थी, साथ में यूरोपियन कंपनी दावा ठोक रही थी। इतिहास के सामने अब अगला प्रश्न ये था कि इस बने हुए वैक्यूम को कौन सी बड़ी पावर फिल करती है। इस प्रश्न के उत्तर को पहली बार एक मजबूत आंसर मिला 1757। भारतीय इतिहास में यह वर्ष बड़ा निर्णायक है, क्योंकि इस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के अंदर बैटल ऑफ प्लासी के तहत बंगाल के नवाब को हराया, जो कि एक प्रोविंशियल स्टेट था अंडर द मुगल एम्पायर। और इसकी हार